नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो इजराइल पर हमास के हमले के 1 साल पूरा हो गए हैं। इस हमले के बाद से पश्चिम एशिया में लगातार टकराव जारी है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। हमास के साथ साथ अब लड़ाई में हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह और ईरान की भी अब एंट्री हो गई है। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकाने पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इजराइल ने, आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर हमले किए हैं और अब इजराइल की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करते हुए बेरूत में दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमले लगातार कर रहा है और इजराइल का ये रवैया लग रहा है कि मानो हिजबुल्लाह का खात्मा करके वो मानेगा। अब तक 9 से ज्यादा हिजबुल्लाह के टॉप चीफ को निशाना बनाया जा चुका है। 1 साल के अंदर तबाही का मंजर चारों तरफ नजर आता है। लाखों लोग अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, हजारों लोग मौत के परवान चढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी युद्ध थमने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। युद्ध लगातार बढ़ते जा रहा है। अचानक से हो रहे हमले में लोग दहल उठे हैं। 365 दिन हो चुके हैं जंग की, लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हमले हो रहे हैं, कहीं मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, कहीं विस्फोट हो रहे हैं और लगातार वो हमले की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 का वो हमला। तो लगातार वॉर जोन से कई सारी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसे में इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन आज पूरा 1 साल हो गया है। इस 1 साल में इस युद्ध को रोकने की जरूर कई कोशिशें की गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाम रही। हालांकि बीच में संघर्ष विराम जरूर हुआ, लेकिन अभी भी ये युद्ध चल रहा है। यानी अब तो और भी ज्यादा ये हमले तेज हो गए हैं। हर किसी के मन में अब एक सवाल ये है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा, इस युद्ध पर आखिर विराम कब लगेगा? देखिए, ये जो युद्ध है आज के दिन 7 तारीख को पिछली साल शुरू किया था हमास ने, जब इजराइल पे अटैक किए थे। और उसी समय इजराइल ने ये बीड़ा उठाया था कि वो आतंकवाद को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए इजराइल ने एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया गाजा के ऊपर। और पहले उसने नॉर्दर्न गाजा को नेस्तनाबूद किया, फिर ये ऑपरेशन से वो साउथवर्ड्स मूव हुए। ऑपरेशंस बड़े मुश्किल थे क्योंकि जिस तरह की रणनीति हमास ने बनाई हुई थी, जिस तरह के टनल्स में वो लोग काबिज थे, जिस तरह से उन्होंने ह्यूमन शील्ड या जो सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो कॉलोनीज हैं उनको शील्ड बना के उसके पीछे से ये काम कर रहे थे। लेकिन इजराइल जिस तरह का देश है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो काफी आला दर्जे की है। पहले उसने इंटेलिजेंस गैदरिंग की और उसके बाद बिल्कुल पिन पॉइंटेड जो तरीके थे उनसे इनको अटैक किया गया। और देखिए, किसी भी विचारधारा को खत्म करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इंसर्जेंसी या इस तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको कंटेन किया जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल आप इसको खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि जो बाकी की जो तंजीमें होती हैं और भी और ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हूती हो या इस तरह के और ISIS हो, तो ये ऑर्गेनिकली एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, तो एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा हिजबुल्लाह ने फिर एक बीड़ा उठाया कि साहब हम इजराइल पे अटैक करेंगे, और इजराइल ने उसका माकूल जवाब दिया है। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशंस जो है वो इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब ईरान भी कह रहा है कि अब अगर इजराइल ने जरूरत उठाई है तो अब इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आपके पास मैं लौटूंगी। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोडी जी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि 1 साल पूरा हो चुका है युद्ध शुरू हुए, ऐसे में युद्ध फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार युद्ध की तीव्रता हम कह सकते हैं कि बढ़ और रही है। आने वाले समय में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, ना सिर्फ इन 2 देशों पर बल्कि आसपास के पूरे विश्व पर, हम कहें कि पूरा असर अब तक पड़ चुका है। भारत भी बहुत चीजें खरीदता है, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो। युद्ध क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है क्या? जय हिंद पलक जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात कॉम पैलेस के साथ हूं। आज 1 साल हो गया है उस खतरनाक और खौफनाक हमास के हमले को, जो उसने आज से ठीक 1 साल पहले इजराइल पे किया था। लेकिन पिछले 1 साल के बाद आज हम देखें तो चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं।
क्योंकि ये युद्ध अभी आस्ता आस्ता क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो रहा है। जिस तरह से इजराइल और उसके पड़ोसी देश या मिलिशिया एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, इस पे दुनिया पे ही नहीं भारत पे भी काफी फर्क पड़ेगा, काफी असर पड़ेगा। पलक जी, भारत का जो ऑयल है उसका 45.86% मिडिल ईस्ट से आता है और हमारे जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम 42.1% इजराइल से लेते हैं। तो अगर ये युद्ध लंबा चला, ये क्षेत्र युद्ध में पूरी तरह से तब्दील हो गया तो हमें तेल और महंगा मिलेगा, कम मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर महंगाई बहुत बढ़ेगी। इजराइल हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से दे नहीं पाएगा क्योंकि वाजिब तौर से उसकी पहली रिक्वायरमेंट अपना स्वयं देश होगा, उससे हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पे भी बहुत असर पड़ेगा। तो ये जो युद्ध अभी 1 साल हो चुका है और जिस तरह से ये और नए नए मोर्चे खुल रहे हैं, इसी का चेतावनी पिछले साल 7 अक्टूबर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते आए हैं कि जितना लंबा या जितना इजराइल इस युद्ध को फैलाएगा उतना इजराइल के लिए दिक्कत होगी। पलक जी, मैं 1 मिनट और चाहूंगा आपसे। पलक जी, जो कुछ पश्चिमी मीडिया देश इन चाहे हमस हो या फिलिस्तीन या इजराइल के मुद्दे को जो 1-2 धर्मों का युद्ध बता रहे हैं, ये 2 धर्मों का युद्ध नहीं है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब भी उन्हें मौका मिले वो 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें। पहला है मैकमहन हुसैन करेस्पॉन्डेंस, दूसरा है साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट, तीसरा है बाल्फूर डिक्लेरेशन और चौथा है संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन 181/2। इन 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से साफ उभर के आता है कि ये जो लड़ाई है ये एक जमीन के ऊपर लड़ाई है और जो अमेरिका, भारत, संयुक्त राष्ट्र कहते आए हैं कि मिडिल ईस्ट में तभी शांति आएगी जब 2 स्टेट सोल्यूशन होगा। और एक 30 सेकंड में आपसे और चाहूंगा, और यही कारण है कि चाहे संयुक्त राष्ट्र हो चाहे भारत की सरकारें 1947 लेकर आज तक हो, हमने ना हमस को ना हिजबुल्लाह को हमने आतंकवादी संगठन आज तक डिक्लेयर किया है, क्योंकि चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, भारत हो, कई देशों दुनिया के, वो सारे चाहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन हो, तभी मिडिल ईस्ट में शांति आएगी और खुशहाली आएगी। आपके पास मैं लौटूंगी। विनोद सर, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि अगर हम बात करें हमास की और इजराइल की, दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? क्योंकि 1 साल हो चुका है, युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। मिलिट्री पावर की बात करें हम दोनों की, तो दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? देखिए, हमास का तो खैर कोई मुकाबला इजराइल से है नहीं, क्योंकि इजराइल इतना पावरफुल नेशन है और इजराइल ने हमास को, क्योंकि वहाँ उनकी इलेक्टेड सरकार थी, तो उसको काफी मतलब इस तरह की पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के चांसेस दिए। लेकिन क्योंकि इसका आगाज या इसका इनिशिएशन हमास ने किया, और आप ये देखिए कि इजराइल जब से 1948 से बना है, उसके बाद उसने कई ऐसे युद्ध जीते हैं, युद्ध में भाग लिया है और सारे युद्ध उसने जीते हैं। तो इजराइल एक बैटल हार्डन्ड, और कहते हैं ना कि बैटल इनोकुलेशन में ही उस देश का जन्म हुआ था। तो इजराइल और हमास का कोई मुकाबला नहीं है। हिजबुल्लाह में भी देखिए उनका जो काडर है वो करीब 60,000 का है और इजराइल उसको बड़ा क्लीन पुश ओवर दे के निकल जाएगा। तो इनको ये चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हुंकार भर रहे थे वो उन देशों के ऊपर भर रहे थे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को सहारा दे रहे थे। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से एक सर्जिकल ऑपरेशंस के तहत इजराइल ने हमास का बिल्कुल खात्मा कर दिया है। अभी एक रिपोर्ट आज ही साया हुई है अखबारों में, वो कहते हैं कि साहब वहां 10,500 करोड़ रुपया चाहिए उस डेबरी को हटाने के लिए। वहां कम से कम 10,000 से ज्यादा शव हैं जो सड़ चुके हैं। तो वहां अगर जो क्लीन अप ऑपरेशंस हैं या जो रीबिल्डिंग ऑफ गाजा होगा, उसमें भी एक ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। मतलब दोबारा पटरी पर अगर आना चाहते हैं वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। आपके पास मैं लौटूंगी। सोडी साहब, मैं आपके पास क्योंकि आ रही हूं, गाजा में अगर हम आम लोगों की बात करें, उनकी परेशानियों का खात्मा कब होगा? आसमान के नीचे वो रहने को विवश हैं, जो लोग घायल हैं उनको अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, इलाज तो छोड़िए खाने पीने का सामान उनको नहीं मिल रहा। तो इसको लेकर भी कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर जो गाजा के आम लोग हैं उनका क्या होगा, उनकी परेशानियों का क्या होगा? देखिए पलक जी, जहां तक गाजा की बात है, वहां के लोगों के लिए अपनी जमीन पे पूरा नियंत्रण वो बहुत अहम मानते हैं और उसके लिए चाहे उन्हें जितनी दिक्कतें भुगतनी पड़े, जो वो 1948 से भुगत रहे हैं आज तक, या 1967 से, जब से 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने उसके ऊपर पूरा कब्जा किया गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पे, वो इस सोच को कभी खत्म होने नहीं देंगे। गाजा पट्टी में 2007 से जब हमस ने पहली बार सत्ता संभाली, ये इजराइल का 5वां हमला है
और जब जब इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला किया है, हमस पे हमला किया है, कुछ समय के लिए हमस को दबा दिया गया है, वो फिर उभरा है और खतरनाक और खौफनाक होके। तो गाजा पट्टी के लोग ये सारी दिक्कतें सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपना देश स्वतंत्र चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र हो, भारत हो, ये सारे हम कह रहे हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन जब तक नहीं होगा वहां शांति नहीं आएगी। और चाहे कई दशक लग जाएं, चाहे कई शताब्दियां लग जाएं, चाहे गाजा पट्टी के लोग हो, चाहे वेस्ट बैंक के लोग हो, वो इस सोच को खत्म होने नहीं देंगे। वो अपने पे अत्याचार ले लेंगे, अपने खानदान वालों को मरते हुए देखेंगे, लेकिन वो फिर इस जंग के लिए लड़ेंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है, जो भारत भी कई दशकों से कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र भी कह रहा है, अगर हमें वाकई में शांति चाहिए मिडिल ईस्ट में, तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन है, अन्यथा उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कुछ साल के लिए थोड़ी शांति हो जाएगी, लेकिन कत्लेआम, खून की नदियां बहती रहेंगी, जैसे 1948 से लेकर आज तक बह रही हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। आलोक बंसल जी हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन आज इस जंग को पूरे 1 साल हो गए हैं, तो क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या ये युद्ध और ज्यादा आने वाले समय में विध्वंसक होगा? ये सवाल हर किसी के मन में आज के दिन उठ रहा है। देखिए, अभी जो हालात है उसमें शांति के आसार तो नहीं दिखते, लेकिन शांति आवश्यक है, क्योंकि इजराइल, अभी जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 7 फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं। अब 7 फ्रंटों पे आप लड़ रहे हैं, इजराइल के पास तकनीकी क्षमता है, मिलिट्री हार्डवेयर है, लेकिन जो ट्रुप्स की संख्या है वो नहीं है, तो इतनी जगह लड़ना संभव नहीं है। हमास के ऊपर जब उन्होंने हमला किया, आज 1 साल हो गया, लेकिन गाजा में क्या वो अपने उद्देश्य पूरे कर पाए हैं? नहीं। उनके जो उद्देश्य थे वो ऐसा लगता है जैसे अनअटेनेबल ऑब्जेक्टिव था उनका, कि हमास को खत्म करना। हमास एक विचारधारा है, विचारधारा को आप बंदूकों और बमों से खत्म नहीं कर सकते, और इसके लिए तो हमला जो है चलता रहा है। अभी तक ये समझा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि एक युद्ध हमेशा चलता रहे, जिससे उनकी सत्ता पे कब्जा जो है वो बना रहे, क्योंकि वो एक जमाने में बहुत अनपॉपुलर थे, और ऐसा समझा जा रहा था कि अगर युद्ध खत्म हो जाएगा तो उनको न केवल कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, पर हो सकता है शायद जेल भी जाना पड़े, क्योंकि उनके खिलाफ कई संगीन अपराध थे। अब हिजबुल्ला और हुतियों पर हमला करने के बाद उनकी जो लोकप्रियता है उसमें इजाफा हुआ है, और वो काफी लोकप्रिय हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है बढ़ गई है। लेकिन अभी जो ईरान ने हमला किया इजराइल पे, वो ऐसा जरूर लगता था कि वो एक फैब्रिकेटेड, एक स्टेज्ड अटैक था, क्योंकि अमेरिका ने कई घंटों पहले इजराइल में बता दिया कि आज हमला होने वाला है। जनसंख्या जो है पूरी की पूरी करीब करीब बॉम्ब शेल्टर्स में चली गई, और जो क्षति हुई वो मेरे ख्याल से मार्जिनल थी। एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हुई। ईरान ने अपनी जनसंख्या को, अपने आवाम को जरूर गुमराह किया। उन्होंने कहा हमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया, हमने मोसाद का जो मुख्यालय है उसको उड़ा दिया है, ऑफशोर गैस इंस्टॉलेशंस जो है उनको उड़ा दिया है। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कुछ भी हमला नहीं हुआ है। तो ऐसा लगा कि ये जो हमला था ये अमेरिका की तरफ से स्टेज था, जिससे कि ईरान का जो आवाम है वो खुश हो जाए कि हाँ, ईरान ने कुछ बदला ले लिया। लेकिन अगर अब इजराइल हमला करता है तो वो एक बड़ा संगीन मुद्दा होगा, क्योंकि उसके बाद ईरान को भी रिटेलिएट करना पड़ेगा, और विशेषकर इस वक्त जी, क्योंकि ईरान भी कह भी चुका है कि अगर इजराइल शांत नहीं होगा तो फिर हम अपनी तरफ से हम जवाब भी देंगे। लौटूंगी आपके पास में, विनोद जी आपके पास में आ रही हूं, क्योंकि अब जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अब इजराइल को सीधा सीधा साथ दे रहा है अमेरिका, तो क्या ऐसे में आने वाले समय में बाकी देश भी अब इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि अब अमेरिका तो खुलकर सामने आ गया है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका तो खैर हमेशा ही प्रखर रूप से इजराइल के साथ था, और उसके कारण है, एक तो इलेक्शंस हैं, और करीब 75 लाख ज्यूज हैं अमेरिका में, जो वहाँ की जो सियासी जो एक्टिविटीज है उसमें काफी करते हैं, सबसे जहनी लोग हैं, सबसे पैसे वाले लोग हैं। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि साहब इजराइल से उनके संबंध खराब हो। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर इजराइल पे और ज्यादा संकट आता है तो वो इजराइल के लिए लड़ेंगे और अमेरिका को छोड़ देंगे। तो अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ रहा है, लेकिन आप ये देखिए जो बाकी के देश हैं वो भी, चाहे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस युद्ध को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए ईरान पे पहले रशिया से करीब IL-76 में सामरिक संसाधन आए,
और भी जो कंट्रीज हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की उनको सपोर्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो समीकरण है वो बनते जा रहे हैं और जिसके जैसे इंटरेस्ट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से देश जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। रूसो यूक्रेन वॉर को ले लीजिए, क्या यूक्रेन की 1:5 का वहां स्ट्रेंथ का रेशियो था, तो क्या यूक्रेन वहां रशिया के खिलाफ खड़ा हो सकता था? नहीं, क्योंकि वहां वेस्ट और अमेरिका का उसको साथ था। इसलिए आज भी ये तीसरा साल चल रहा है युद्ध का और वो बदस्तूर लड़ रहा है इसको। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाकी के जो देश हैं वो जिस मतलब ब्लॉक को वो सपोर्ट करते हैं, जिस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन देशों को अपना जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौट रही हूँ। सोडी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि क्या बंधक संकट खत्म होगा? उस इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान कई लोगों को बंधक बनाया गया था, हालांकि कई लोगों को छुड़ा भी लिया गया, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बंधक अभी बने हुए हैं। आज की तारीख में पलक जी 101 बंधक है हमस के पास, और हमस जानता है ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो किसी हालात में वो इन 101 बंधकों को रिहा नहीं करेगा जब तक इजराइल हमस की शर्तें नहीं मानता है या फिर दोनों पार्टीज म्यूचुअली सीज फायर के लिए तैयार होती हैं। इसी साल 3 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सीज फायर प्लान दिया था जो हमस ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्सेप्ट नहीं किया। और आज भी अमेरिका हो चाहे कई दूसरे देशों, वो इजराइल के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप इन बंधकों को छुड़ाइए, सीज फायर करिए, इस युद्ध को खत्म करिए। लेकिन नेतन्याहू इस युद्ध को बिल्कुल खत्म करना नहीं चाहते। जैसे आलोक बंसल साहब ने बिल्कुल सही और सटीक बताया, नेतन्याहू के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती वो ये है कि अगर वो इस युद्ध को जल्दी खत्म करते हैं, वो सीधा सत्ता से हटा दिए जाएंगे, उन्हें जेल में फेंक दिया जाएगा। अभी 24 जून को इसी साल टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि इजराइल का एक विख्यात अखबार है, उसमें ओपिनियन पोल छपा और उसमें आंकड़े ये है कि 66% इजरायली नागरिक बेंजामिन नेतन्याहू के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो ये जो जंग लंबा खींचा जा रहा है, इसको और वाइडन किया जा रहा है, ये सिर्फ नेतन्याहू की अपनी पर्सनल रीजन से है कि वो सत्ता में बने रहे, अन्यथा उन्हें पता है उनके लिए दिक्कत बहुत होगी। आप देखिए 101 बंधक के लिए कितने और इजरायली मर चुके हैं पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद। किसी भी एंगल से इतने बड़े पैमाने पे चाहे इजरायलियों का मरना चाहे फिलिस्तीनियों का मरना वाजिब नहीं है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इन स्पाइट ऑफ इतना उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन वो इस जंग को ना जल्दी खत्म होने देंगे और वो इस जंग को और लंबा खींचेंगे जब तक वो कर सकते हैं। और खास करके जब तक अमेरिका इजराइल को पैसे देता रहेगा, ये जंग चलती रहेगी। शायद 5 नवंबर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट आ जाएं, उसके बाद शायद अमेरिका अपना जो एड है वो कम करे, लेकिन तब तक तो ये जंग फुल फ्यूरी में चलती रही। बिल्कुल, क्योंकि ये जंग लगातार चल रही है, लेकिन ऐसे वो लाखों लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं, घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब घर के घर उनके बिखर गए हैं, किसी का बच्चा नहीं रहा उनके साथ, किसी के घर परिवार टूट गए हैं। आलोक बंसल जी, मैं आपके पास क्योंकि इसमें आ रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से गाजा में भी हजारों लाखों लोग विस्थापित हुए, उन लोगों का क्या होगा? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो 1 साल जरूर हो गए हैं युद्ध को, लेकिन इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। देखिए, जहां तक सवाल मानवीय मूल्यों का है, इस युद्ध ने तो विभीषिका फैलाई है और मानवीय मूल्यों का पूरी तरह संहार हुआ है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों को की मृत्यु हुई है, हताहत हुए हैं, बच्चे, स्कूल, अस्पताल, रिलीजियस प्लेसेस, सब पे बमबारी हुई है। तो जैसा कि मेरा विचार है कि जो गाजा में युद्ध हुआ वो खत्म करने के इरादे से नहीं हुआ, उसका एक राजनीतिक अंदाज था, उसका एक राजनीतिक ऑब्जेक्टिव था, वो चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। लेकिन जो हिजबुल्लाह और हूतियों पे हमला हुआ वो बड़ा सक्सेसफुल हमला था, और उसके कारण क्या है कि नेतन्याहू, जिसकी अप्रूवल रेटिंग बहुत लो थी, अब अप्रूवल रेटिंग आप काफ़ी शूट अप करने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हिजबुल्लाह के नेतृत्व को समाप्त कर दिया पेजर बॉम्ब के द्वारा, और फिर बाद में हसन नसरुल्लाह को टारगेट करना, और जिस तरीके से उन्होंने हमले किए हूतियों पे, वो काबिले तारीफ थे। और उससे जो है, जो इजराइल का जो डोमेस्टिक ओपिनियन है, जो काफ़ी सालों से, अब काफ़ी समय से अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ था, वो अब उनके फेवर में आने लगा है। तो ऐसी स्थिति है, पर इसमें युद्ध विराम होने की संभावना अभी मुझे इसलिए भी नहीं लग रही कि इजराइल का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है इस वक्त इस चीज़ को एग्रवेट करने में।
वो ये है कि इस वक्त जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं उसमें लगता है कि शायद डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस विजयी हो जाएंगी। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी हमेशा इजराइल के लिए समस्या रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ भी इनकी समस्या है, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा के साथ इनकी और ज़्यादा बड़ी समस्या थी। और अब कमला अगर हैरिस आ गई तो भी इनके लिए काफ़ी दबावदार स्थिति होगी। दूसरी तरफ यह है कि अगर युद्ध भड़क जाता है और ज़्यादा गहरा हो जाता है तो अमेरिकी नेतृत्व के लिए बड़ी समस्या की बात होगी, क्योंकि उनको किसी ना किसी का साइड लेना है। अब क्या है कि डेमोक्रेट पार्टी का जो सपोर्ट बेस है उसमें ज्यूज भी हैं और साथ ही साथ एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स हैं जो प्रो पैलेस्टाइन हैं। आजकल अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रो फिलिस्तीनी हैं। तो जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं वो डेमोक्रेट नॉमिनीज पे काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये लोग इजराइल के खिलाफ करें। और राष्ट्रपति बाइडेन की जो इच्छा है और जो कोशिश है वो ये है कि किसी तरीके से चुनाव तक स्थिति यथावत बनी रहे, जिससे कि सरकार को किसी एक का साथ ना लेना पड़े और उस प्रोसेस में किसी दूसरे ग्रुप का, दूसरे धड़े का जो उनको समर्थन प्राप्त है वो कम ना हो जाए। लेकिन इजराइल भी जानता है कि डेमोक्रेट विक्ट्री उनके पक्ष में नहीं है। तो हो सकता है कि नेतन्याहू अब कोशिश करें कि 5 नवंबर से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे कि ये युद्ध जो है और ज़्यादा एग्रवेट हो जाए, जिससे कि डेमोक्रेट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए किसी भी दोनों ही पक्षों को खेलना। और उसका असर सीधा ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है विजयी हो जाएंगे और फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम देख भी रहे युद्ध और ज्यादा विध्वंसक वहां से हो रहा है। अगर हम बात करें आईडीएफ की, तो आईडीएफ के निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं विनोद जी। हिजबुल्लाह चीफ मारा गया और उसके बाद से अभी शांत नहीं बैठा इजराइल, लगातार वहां पर हमले हो रहे, रात भर वहां पर सायरन बजते हैं। हाल ही में मस्जिद को निशाना बनाया गया, स्कूल को निशाना बनाया गया। अब आगे और क्या हो सकता है इसमें? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी विनोद जी। अच्छा, देखिए, जिस तरह से इजराइल हिजबुल्लाह पे बदस्तूर अटैक कर रहा है और जो उसकी शीर्ष लीडरशिप थी, अगर आप देखें करीब 6 या 7 जो उसके टॉप लीडर्स थे उनका खात्मा कर दिया गया है। तो वहां सबसे पहले एक लीडरशिप क्राइसिस हो रखी है हिजबुल्लाह में। दूसरी चीज, वहां जो काडर रिक्रूटमेंट है वो बिल्कुल बंद है और लोग वहां से तितर बितर होके भाग रहे हैं। और जो उसको समर्थन ईरान से था, क्योंकि ईरान उसको पहले एक एज ए प्रॉक्सी वॉर की तरह इसको इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन क्योंकि अब ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया है और इजराइल देखिए रिटेलिएट करेगा और उसका माकूल जवाब देगा। और वो दिख भी रहा है सर, जिस हुआ। तरीके से इजराइल माकूल जवाब दे रहा है, बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है युद्ध को और अब हर किसी के मन में सवाल यही कि आखिर इस युद्ध में खत्म कब होगा, युद्ध में आगे क्या होगा।